नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए गणित विषय के महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसा कि हम गणित के पिछले वीडियो में भाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे और हमने आपको बताया भी था कि आगे हम सह अभाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे सह अभाज्य संख्याओं से। कहाँ से शुरू करेंगे? सह अभाज्य संख्याओं से कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं सह अभाज्य संख्याओं को। क्या देखेंगे साथियों? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और इनसे सवाल किस तरीके से अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि कोई भी टॉपिक हो उसकी समझ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो सह अभाज्य संख्याओं को हम कैसे समझेंगे? तो देखते हैं। दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, जिनका मासा एक हो, जिनका मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो? एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन संख्याओं का मतलब इसका क्या हुआ? उन संख्याओं का उन संख्याओं का एक के अलावा एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याओं को हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो या उन संख्याओं का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, दोनों एक ही चीज है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। उदाहरण हम समझेंगे सह अभाज्य संख्याओं के। तो अगर हम सह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण समझने की कोशिश करें, तो जैसे हम 5 और 9 को, क्या 5 और 9 जब हम इनको देखेंगे तो इनका मासा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। करके भी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ है ही नहीं, है ना। तो इनका मासा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो महत्तम समापवर्तक है, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसको विस्तार से। ऐसे ही एक है 2 और 3, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 13 और 15, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। 15 और 16, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमें याद रखना है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जब लगातार जो संख्याएं आती हैं तो वो आपस में सह अभाज्य ही होती हैं। ठीक है। जो लगातार संख्याएं आएंगी, जैसे 2 और 3 आ गई, है ना, 3 और 4 आ गई, 4 और 5 आ गई, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब क्या होती हैं? तो जो लगातार संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, तो वो आपस में क्या होती हैं? सह अभाज्य ही होती हैं। ये हमें याद रखना है। जैसे 2 और 3 हो गई, 3 और 4 हो गई, 4 और 5 हो गई। तो इस तरीके से और भी जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी।
तो आपको आशा है सह अभाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी। अब आगे हम जो अगला है, अगला टॉपिक हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला है पूर्ववर्ती संख्या। क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। बहुत ही सरल है ये तो। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? तो किसी भी संख्या के पूर्व में या किसी भी संख्या से तुरंत पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के किसी संख्या के पूर्व में आने वाली संख्या, पूर्व में आने वाली संख्या। पूर्व में आने वाली संख्या का मतलब क्या है? पूर्व में आने वाली संख्या का मतलब ये है कि जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 के पहले आ गई 3, तो यही क्या कहलाएगी? इसकी पूर्ववर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती। किसकी? 4 की पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? 4 की पूर्ववर्ती हो जाएगी। आशा है आपको पूर्ववर्ती संख्या समझ में आई होगी। अगर हम जैसे 16 लिख दें इधर, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, तो 15 को क्या कहेंगे? 16 की पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। ठीक, तो पूर्ववर्ती संख्या सबको समझ में आई होगी। आगे हम समझेंगे अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। क्या समझेंगे? परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या ये क्या होती है? तो इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और बीच में खिसकाएं पहले तो, इसके बाद इस तरीके से ये। तो अब इसको हम देखेंगे। अब इसको हम देखेंगे कि ये क्या होती है। तो किसी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या, ये क्या होती है? किसी संख्या के किसी संख्या के तुरंत बाद में आने वाली संख्या। तुरंत बाद आने वाली संख्या। आने वाली संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती या परवर्ती संख्या। जैसे हमने 4 की पूर्ववर्ती आपको 3 बताई थी, तो 4 की परवर्ती क्या हो जाएगी? 5। तो इधर क्या हो जाएगी? 4 की परवर्ती संख्या हो जाएगी। ये कक्षा 3 में है, तो ये हमें आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर मैंने आपको बताया था 16 की पूर्ववर्ती क्या बताई थी? 15। तो अब इधर 16 की जो परवर्ती हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 17। तो 17 को क्या लिखेंगे? 16 की परवर्ती। ठीक है, तो ये आपको आशा है पूर्ववर्ती और परवर्ती या अनुवर्ती संख्या आपको समझ में आई होगी। अब आगे आपसे जहां से प्रश्न पूछ सकता है वो है आरोही एवं अवरोही क्रम। ठीक है, इधर हम लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है। इधर लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब दी गई संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखें, कैसे लिखें? दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना क्या कहलाता है? आरोही क्रम। और अगर दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को
घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें तो कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। ठीक है, अब इनको उदाहरण से हम समझेंगे। तो देखिए, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में पहले आरोही क्रम को समझें। जैसे हमें संख्याएं दी हुई हैं, जैसे हमें संख्याएं दी हुई हैं 6, 9, 5, 8, 13, 18। ठीक है, तो अब इनका आरोही क्रम हम क्या लिखेंगे? इनके आरोही क्रम को हम समझते हैं, आरोही क्रम। तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या, और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। फिर अगर इसमें देखेंगे तो फिर 6, फिर इसमें क्या आ जाएगी? 8, फिर इसमें क्या आएगी? 9, फिर इसमें क्या आ जाएगी? 13, फिर 18। 18, तो ये क्या हो जाएगी? इन संख्याओं का आरोही क्रम हो जाएगा। अब इन्हीं का अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, अगर इन्हीं इन्हीं संख्याओं का अवरोही क्रम हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? तो इन संख्याओं के अवरोही क्रम को हम क्या करेंगे? बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्रमशः उससे छोटी संख्याएं लिखते जाएंगे और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे। तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा साथियों? अवरोही क्रम हो जाएगा। जैसे अगर इन्हीं संख्याओं का हमें अवरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 18। ठीक है, फिर उसके बाद 13, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 5। तो ये साथियों क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है ना? तो आशा है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें आरोही क्रम और अवरोही क्रम को, तो आरोही क्रम हो जाता है जैसे कोई सीढ़ी होती है तो वो इस तरीके से। ठीक है, जो आरोही क्रम हो जाएगा वो इस तरीके से एरो लगेगा। और अवरोही क्रम में अगर हम समझें तो अवरोही क्रम में इस तरीके से एरो लगेगा। ठीक है, घटता हुआ, और आरोही क्रम में बढ़ता हुआ। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो क्वेश्चन बनता है वो हम समझेंगे कहाँ से बनेगा। एक चीज होती है जातीय मान और दूसरी होती है स्थानीय मान। क्या होती है? अब हम इसे समझेंगे कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। जातीय मान और दूसरी चीज होती है स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान ये क्या होते हैं, हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम जातीय मान को समझें सबसे पहले, किसको? अगर हम जातीय मान को समझें कि जातीय मान क्या होता है, तो देखिए जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है। ठीक है, किसी संख्या का जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है। वह संख्या खुद होती है। जैसे उदाहरण से अब हम समझें इसे। अगर हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें जातीय मान को, कि एक संख्या लिखी हुई है 6, एक संख्या लिखी हुई है 654। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ रहा है 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब वही संख्या होती है, उसी को हम अंकित मान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसी को हम
अंकित मान भी कह देते हैं, तो 654 में 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा कि नहीं होगा? अगर 6 का पूछेगा तो 6 ही होगा, है ना? तो खुद वही संख्या किसी संख्या का जातीय मान होती है। अगर आपसे 7 का पूछे तो आपको आंख बंद करके टिक लगा देना है कि 7 का जातीय मान 7 ही होगा। बिल्कुल इजी चीज है ये, है ना? अब हम बात करेंगे स्थानीय मान की। किसकी बात करेंगे? स्थानीय मान की। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? अब हम बात करें स्थानीय मान की। ये भी बिल्कुल इजी है। स्थानीय मान आपको बिल्कुल जैसे बच्चों को स्थानीय मान निकालना बताते हैं उसी ट्रिक से बताएंगे हम। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी अंक का वह मान जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। ठीक है, किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान जिस स्थान पर, जिस स्थान पर उसे लिखा जाए। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं हम, स्थानीय मान को भी। तो अगर हम स्थानीय मान को उदाहरण से समझें तो देखिए, एक संख्या है 2 4 6 3 5। ठीक है, संख्या है 24,635। क्या है? 24,635 ये संख्या है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान बताइए। क्या कह रहा है? 4 का स्थानीय मान बताइए। अब आपसे ये कहेगा, तब आप क्या करोगे? तो देखिए, अब हम देखेंगे 4 किस जगह पर है। ठीक है, 4 किस जगह पर है? अब इधर से हम देखें, पहले ये संख्या लिख लें, 2 4 6 3 5। इस तरीके से हमने इस संख्या के अलग अलग अंकों को लिख लिया। 24,635 को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखेंगे कि 4 किस जगह पर है। अब जब 4 हम देखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। 3 के ऊपर क्या लिखेंगे? दहाई। 6 के ऊपर क्या लिखेंगे? सैकड़ा। और 4 के ऊपर क्या लिखेंगे? हजार। और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा? 10,000। तो अब 4 किस जगह पर है? हजार की जगह पर है। किस जगह पर है 4? हजार की जगह पर है ना, है ना? तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1,000। क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1,000। मतलब इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4,000। क्या हो जाएगा? 4,000। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे कि देखिए, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो, हमें किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो, तो देखिए, पहले तो हम उस संख्या को लिखेंगे। उस संख्या के लिखने के बाद उसके नीचे इस तरीके से हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, फिर उस अंक को लिख देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उस अंक के बाद जितने भी अंक हैं उनको हम गिनेंगे, और जितने अंक गिनती में आएंगे उतनी ही जीरो हम उस संख्या के आगे लिख देंगे जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमें 24,635 में हमें 4 का स्थानीय मान निकालना था, तो हमने क्या लिख दिया? एरो लगाया इस तरीके से और 4 4 लिख दिया। अब 4 के बाद हमने अंक गिने, कितने अंक है? 1 2 3। तो अब ये 3 अंक आए, तो हमने 4 के बाद 3 शून्य लिख दिए। तो जो स्थानीय मान निकल आएगा 4 का, क्या हो जाएगा? 4,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, वो है अंकों से बड़ी व छोटी संख्या बनाना। क्या है? आपको अंक दिए होंगे,
और उससे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, दिए गए अंकों से बड़ी व छोटी संख्या बनाना। ये कैसे करेंगे हम? बड़ी व छोटी संख्या बनाना। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे? आपको अगर अंक दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि इन अंकों से बड़ी व छोटी संख्या बनाना है, क्या बनाना है? इन अंकों से बड़ी व छोटी संख्या बनाना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको छोटी संख्या बनानी है, देखिए, जब छोटी संख्या बनानी हो, जब छोटी संख्या बनानी हो, जब छोटी संख्या बनानी हो तब क्या करेंगे? बिल्कुल सरल है ये, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। जब हमें छोटी संख्या बनानी हो तब दिए गए अंकों को हम कैसे लिख देते हैं? आरोही क्रम में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? दिए गए अंकों को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में लिख देते हैं। लिख देते हैं तो क्या बन जाएगी? दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, अब हमें क्या करना है? जब सबसे बड़ी संख्या बनानी हो दिए गए अंकों से, सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तब क्या करेंगे? तब साथियों दिए गए अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिख देते हैं? अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब उदाहरण से हम समझेंगे। अगर हम उदाहरण से समझें, उदाहरण से समझने का प्रयास करें। आपको अंक दिए हैं 6, 9, 3, 2, 8। इन अंकों से बड़ी व छोटी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। ये आपके सामने सवाल दे दिया, तो अब क्या करोगे आप? तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अगर हमें इस तरीके का सवाल दे दिया जाएगा तब हम क्या करेंगे। इस सवाल के लिए देखो, मैंने बताया कि जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम अंकों को कैसे लिखते हैं? आरोही क्रम में। मतलब आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो अब इधर सबसे छोटा अंक क्या है? 2। फिर क्या है? 3। फिर इधर क्या है? 6। फिर इधर क्या है? 8। फिर इधर क्या है? 9। तो ये आपकी क्या बन गई? दिए हुए अंकों से सबसे छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई? सबसे छोटी संख्या बन गई ना, 23,689। ये आपकी सबसे छोटी संख्या दिए हुए अंकों से बन गई। इसके बाद अगर हमें अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों से, कौन कौन से? 6, 9, 3, 2, 8। ये अंक दिए हुए हैं और इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या, तो अब क्या करेंगे? तो
अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन अंकों को अवरोही क्रम में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? अवरोही क्रम में। तो अब हम इन्हें अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? दिए हुए अंकों में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे पहले रखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा रखेंगे तो 9 हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 98,632। क्या बन जाएगी? 98,632। तो इस तरीके से साथियों हमने आज आपको सह अभाज्य संख्या, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या, आरोही एवं अवरोही क्रम, जातीय मान और स्थानीय मान और इसके बाद दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना बताया। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद जब हम आगे आपको बताएंगे तो वो हम विभाज्यता के नियमों की चर्चा करेंगे संख्या पद्धति में। तो आशा है सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ख्याल रखें।